जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। इस चैनल पे जो है मैं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो जो है अभी अपलोड करूँगा। तो आज का जो मेरा जो पहला जो लेक्चर होगा वो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित होगा। हालांकि इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे चैप्टर हैं। वे कौन कौन से चैप्टर हैं, वे कौन कौन से बिंदु है जिस पर मुझे चर्चा करना है। आइए हम लोग एक साथ सबको देखते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है वो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। दूसरा जो चैप्टर है वो आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण से संबंधित है। तीसरा जो चैप्टर है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं से संबंधित है। चौथा चैप्टर जो है आर्थिक विकास की बाधाओं से संबंधित है। पांचवा चैप्टर जो आर्थिक विकास की पूर्व शर्त से संबंधित है। वहीं जो छठवां चैप्टर है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एवं माल्थस का आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। सातवां चैप्टर जो है क्लासिकी समृद्धि मॉडल से संबंधित है। आठवां चैप्टर कार्ल मार्क्स, शुम्पीटर, केन्स के आर्थिक विकास से संबंधित है। और नौवां जो चैप्टर है वो क्रांतिक या आवश्यक न्यूनतम प्रयास से संबंधित है। इसके अलावा जो है जो 10वां चैप्टर है वो बड़े धक्के के सिद्धांत या प्रबल प्रयास का सिद्धांत से संबंधित है। 11वां जो चैप्टर है निम्न संतुलन पास सिद्धांत से संबंधित है। 12वां चैप्टर जो है संतुलित एवं असंतुलित विकास का सिद्धांत से संबंधित है। 13वां चैप्टर असीमित श्रम पूर्ति के सिद्धांत से चैप्टर है संबंधित है। और जो 14वां चैप्टर है अति निर्यात एवं प्रसरण प्रभाव से संबंधित है। और जो लास्ट चैप्टर है हायरोड डोमन, रॉबिन्सन, जेम्स स्मिथ एवं सोलर मॉडल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है देखेंगे लगभग जो है 15 चैप्टर है जिसको हम लोग एक एक करके जो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो हमारा पहला चैप्टर होगा जो कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि में केवल ये देखा जाता है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, एक समय अवधि में उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई, केवल यही देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि में ये नहीं देखा जाता कि तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन कितने हुए, कैसे हुए, ये नहीं देखा जाता। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई। आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है जिसके अंतर्गत केवल यह देखा जाता है कि देश के कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में समय के साथ साथ कितनी वृद्धि हुई है। इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी आर्थिक वृद्धि का मतलब है उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, समय के साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, केवल यही देखा जाता है। सीपी किंडरबर्ग के अनुसार जो है वास्तविक उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ये विकसित देशों से संबंधित है। यह विकसित देशों से संबंधित है। विकसित देश जो है ऑलरेडी जो है वो विकसित हो चुके होते हैं। वे विकास की जो अवस्था है उसको पूरा ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उसमें जो है तकनीक या संस्थागत परिवर्तन ऑलरेडी पहले से हो चुके होते हैं। विकसित देश जहाँ पे आर्थिक विषमता बहुत कम होती है, जीवन का स्तर एक उच्च स्तर होता है, तो विकास की हर अवस्थाओं से वो गुजर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विकसित देशों में जो है कोई उसकी अर्थव्यवस्था में कोई उस तरह का परिवर्तन नहीं होता है या अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकसित देशों का केवल एक ही मोटो होता है आर्थिक समृद्धि, यानी उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ये भी देखा जाता है
कि अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। आर्थिक विकास में हम ये भी जानेंगे कि जो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसका सही वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास में जो है, जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो क्या आर्थिक विषयता में कमी आती है कि नहीं आती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है कि नहीं होता है, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है कि नहीं होती, ये सब चीज़ें जो है आर्थिक विकास में देखी जाती है। यानी आर्थिक विकास में हमें उत्पादन में वृद्धि तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखना है कि जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, आर्थिक विषमता में कमी हो रही है। अगर ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। आर्थिक विकास की अगर बात करें तो आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी होती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। यानी जो आर्थिक विकास है कहीं न कहीं ये अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। अल्प विकसित देश जिनके जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता है, जहाँ पे आर्थिक विषमता काफ़ी अधिक होती है, संसाधनों का सही तरीके से कुशलता प्रयोग नहीं हो पाता है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो कम होती है, तो जो विकास की जो संभावनाएं हैं वो अल्प विकसित देशों में जो है ज़्यादा नज़र आती हैं। तो जो हमारे जो अल्प विकसित जो देश होते हैं, आर्थिक विकास उसी जगह संभव होता है। और आर्थिक विकास का एक लक्ष्य होता है कि जो देश के जो उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, आर्थिक विषमता में कमी हो, सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार हो और लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। अगर ये सब घटनाएं हो रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। और जो हमारे विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में आर्थिक विकास नहीं होता है। विकसित देश ऑलरेडी विकास की सारी अवस्थाएं वो पार कर चुके होते हैं। और विकसित देश जो है, लोगों का जो जीवन स्तर होता है ऑलरेडी उनका जीवन स्तर जो है उच्च होता है। विषमता, आर्थिक विषमता बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। उनका एक ही सिद्धांत होता है, अधिक से अधिक हम उत्पादन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मायर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, लोगों के जन कल्याण में वृद्धि हो, जीवन स्तर में सुधार हो, तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। आगे देखते हैं। डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी एवं कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होता है। जब प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होगा, लोगों के कल्याण में वृद्धि होगा। यही हमारा आर्थिक विकास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है। आगे हम लोग देखते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ
अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों में समन्वय से है। तो ये रहा हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि, इसका तात्पर्य अधिक उत्पादन से होता है। आर्थिक विकास की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। जो आर्थिक समृद्धि होती है ये विकसित देशों से संबंधित होता है, लेकिन जो आर्थिक विकास होता है ये अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का एक परिणाम होता है। आर्थिक विकास जो होता है यह सृजनात्मक शक्तियों का एक परिणाम होती है। आर्थिक समृद्धि जो होती है स्थैतिक साम से संबंधित होता है, और जो आर्थिक विकास होता है वो प्रावैगिक साम से संबंधित होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्थैतिक साम और प्रावैगिक साम क्या होता है। आइए थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं। स्थैतिक साम का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो संतुलन में है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि अर्थव्यवस्था सक्रिय है। स्थैतिक साम्य में जो अर्थव्यवस्था है वो सक्रिय अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस सक्रिय अर्थव्यवस्था की जो गति है, आर्थिक गतिविधियों की जो गति है वो समान गति है। अर्थव्यवस्था एक समान गति से, एक निश्चित चाल से चल रही होती है। इसी को बोलते हैं हम स्थैतिक साम। स्थैतिक साम में अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था सक्रिय जरूर होती है, लेकिन उसकी जो गति होती है वह एक समान गति होती है। लेकिन जो प्रावैगिक जो साम होता है इसका संबंध जो होता है असंतुलित अर्थव्यवस्था से होता है, या हम कह सकते हैं प्रावैगिक साम में जो संतुलन नहीं होता, असंतुलन होता है। अर्थव्यवस्था चलती है लेकिन उसकी जो गति होती है वह असमान गति होती है। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज़ी से भी हो सकती हैं, धीमे से भी हो सकती हैं, लेकिन जो गति है, गति जो है एक समान नहीं होती है, गति असमान होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन रहता है। लेकिन स्थैतिक साम्य में जो है अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है, और प्रावैगिक साम्य में जो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं रहती है। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि में आर्थिक जो समृद्धि जो होती है वह स्वाभाविक, क्रमिक, स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो स्थिर गति से होता है, समान गति से परिवर्तन होता है। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है उसमें जो है प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। यानी परिवर्तन यहाँ पर परिवर्तन दोनों जगह है, लेकिन एक जगह परिवर्तन जो है वो स्थिर गति से है, समान गति से है, वहीं दूसरी जगह जो परिवर्तन है वो असमान गति से है। आर्थिक समृद्धि में जो है आर्थिक एवं संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है। यानी आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन जो है होने पर स्वतः ही घटित होती रहती हैं। विकास के लिए, अगर आर्थिक विकास की बात करें तो विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि एक संख्यात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, वहीं जो आर्थिक विकास है ये गुणात्मक है, व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक समृद्धि इसमें किसी नवीनता का सृजन नहीं होता है। आर्थिक विकास में जो क्या होता है, नई शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है, वहीं आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। यानी ये संकुचित धारणा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि होती है इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध कहीं न कहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। और आर्थिक विकास जो कि एक व्यापक अवधारणा है तो इसका संबंध कहीं न कहीं समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। आर्थिक समृद्धि विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक विकास में विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व से निर्धारित होते हैं। आर्थिक समृद्धि की दर यहाँ पे धनात्मक
के साथ साथ कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक विकास में जो है इसकी कल्पना सामान्यतः धनात्मक वृद्धि के रूप में होती है। आर्थिक समृद्धि में सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है, जबकि आर्थिक विकास में सामाजिक न्याय आवश्यक है। तो ये रहा आज का लेक्चर रहा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर क्या है इसको हम लोगों ने देखा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है, परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा। कल के वीडियो में जो है हम लोग कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी दोस्तों जो है मैं कुछ दिन जो है PDF नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अभी डिजिटल बोर्ड मैंने लिया नहीं है। जैसे ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा मैं डिजिटल बोर्ड पे जो है ऑनलाइन लाइव क्लास लूँगा। अभी जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं हो पा रहा है तब तक मैं PDF नोट्स के माध्यम से जो है अर्थशास्त्र को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण क्या है। इसके पहले जो है कल के लेक्चर में हम लोग जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर हम लोग देखे थे। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है केवल उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का जो अर्थ है अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है, चाहे वो विकसित देश हो या अल्प विकसित देश हो या पिछड़ा हुआ देश हो, तो किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है तो इस आर्थिक समृद्धि का जो है उस देश के आय वितरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग जो है आज इसी का विश्लेषण करेंगे। आय वितरण का मतलब है, हम यहाँ पे समझेंगे कि जब आर्थिक समृद्धि आती है तो उस देश की जो आय विषमता है या आय में जो असमानता है वो कम होती है या अधिक होती है, इसी को हम लोग अच्छी तरह से आज समझेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण के मध्य संबंध का सर्वप्रथम आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के द्वारा 1955 में प्रकाशित किया गया। यानी जो है आर्थिक समृद्धि और जो आय वितरण में जो है क्या संबंध है, इस पर जो है महत्वपूर्ण जो विश्लेषण जो है सबसे पहले जो है साइमन कुजनेट्स ने जो है 1955 में जो है किया था। अपने इस उदाहरण में साइमन कुजनेट्स जो है ने 3 कम विकसित देशों भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा 2 विकसित देशों ब्रिटेन तथा USA यानी अमेरिका से संबंधित आर्थिक समृद्धि एवं आय असमानता के आंकड़ों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का उसकी आय वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। यहाँ पे जो है साइमन कुजनेट्स ने क्या किया जो है कि अपना जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण पे जो है के बीच जो है कैसा संबंध है, इसको जानने के लिए जो है साइमन कुजनेट्स ने जो है जो 3 अविकसित देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और 2 विकसित देश ब्रिटेन और अमेरिका में जो है उसमें आर्थिक समृद्धि कितनी है और वहाँ पे आय समानता की क्या स्थिति है, इस पर जो है उन्होंने अपना एक रिसर्च किया और एक महत्वपूर्ण जो है उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। जो है हम लोग उसी को समझेंगे कि वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है इस अध्ययन के उपरांत साइमन कुजनेट्स ने 1963 में 18 देशों, जिनमें कुछ विकसित एवं कुछ अल्प विकसित राष्ट्र थे, के आर्थिक समृद्धि एवं असमानता के आंकड़ों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर जो है इस अध्ययन के उपरांत ये तो हो गया। हाँ, इस अध्ययन के आधार पर साइमन कुजनेट्स ने अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त हुई। साइमन कुजनेट्स के इस विपरीत यू आकार की परिकल्पना के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित या कम विकसित अवस्था में
आय असमानता अधिक होती है, जबकि विकसित अवस्था में आय असमानता कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिल रहा है कि साइमन कुजनिस ने जो है 3 अविकसित देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, 2 विकसित देश अमेरिका और ब्रिटेन का उन्होंने अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने जो 18 जो है कुछ और देशों का अध्ययन किया है, जिसमें कुछ विकसित थे, कुछ अविकसित देश थे। तो कई सारे देशों का अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जो है, या उनको एक वक्र प्राप्त होता है, जो यू आकार का एक वक्र प्राप्त होता है। और इस वक्र के आधार पर वो एक निष्कर्ष निकालते हैं। वे कहते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में आय असमानता कम पाई जाती है, और जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पे जो है आय असमानता अधिक पाई जाती है। उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला जो है, और उस निष्कर्ष का उनका आधार क्या है हम लोग इसको आगे समझेंगे। साइमन कुजनिस के विपरीत यू आकार की कल्पना के आधार ये भी स्पष्ट होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित या कम विकसित अवस्थाओं में आर्थिक समृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आय असमानता घटती है। अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना को साइमन कुजनिस ने निम्न चित्र से व्यक्त किया है। यहाँ पे जो है साइमन कुजनिस ये कह रहे हैं कि कोई भी जो देश है जो कि अल्प विकसित देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम होती है वहाँ पे आय असमानता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी आर्थिक समृद्धि आती है, तो आय असमानता घटती जाती है। इस आधार पे जो है उनको एक वक्र मिलता है जो उल्टे यू आकार का होता है। और इसी वक्र को हम लोग जो है एक बार थोड़ा ग्राफ द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग जो है। हाँ, यहाँ पे जो वाई अक्ष पे उन्होंने गिनी गुणांक को लिया है, गिनी गुणांक को लिया है, और एक्स अक्ष पे जो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को लिया है। इसको हम लोग समझते हैं गिनी गुणांक क्या है। गिनी गुणांक जो है ये आय असमानता को, आय विषमता को मापता है। गिनी गुणांक का मान जब अधिक होता है तो आय असमानता अधिक होती है। गिनी गुणांक का मान जब कम होता है तो आय असमानता कम होती है। और यहाँ पे जो है साइमन कुजनिस क्या करते हैं, जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि को संकेतक के रूप में जो है वो प्रति व्यक्ति आय लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय लेते हैं। यानी आर्थिक समृद्धि अगर अधिक हो रही है, आर्थिक समृद्धि आ रही है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। आर्थिक समृद्धि कम है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यहाँ पे वो संकेतक के रूप में जो है आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति आय के रूप में लेते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पे जो है प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है आर्थिक समृद्धि ही है। और वाई अक्ष पे गुनी गुणांक लिया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे जो है अगर इस तरह देखें कि प्रति व्यक्ति आय जब कम है तो गुनी गुणांक का मान जो है 0.4 है। प्रति व्यक्ति आय जब हमारी बढ़ रही है तो गिनी गुणांक का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है गिनी गुणांक का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आय असमानता बढ़ रही है। तो जो पिछड़े देश होते हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, जो कम विकसित देश होते हैं, इन देशों में जो है प्रारंभ में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो इन देशों में आय असमानता भी बढ़ती है। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये देश जब थोड़े से संपन्न होते हैं, थोड़े विकसित हो जाते हैं, तो इन देशों में जैसे जैसे आय बढ़ती है फिर गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर देखे जाए तो हमको एक यू आकार का वक्र प्राप्त होता है जो कि उल्टे यू आकार का होता है, उल्टे यू आकार का होता है। इस वक्र से जो है हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो है अल्प विकसित देशों में जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो गिनी गुणांक का मान अधिक होता है, यानी आय असमानता अधिक होती है। जैसे जैसे जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, प्रारंभ में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान बढ़ता है, यानी उस देश में आय असमानता बढ़ती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है
कि जब गिनी गुणांक का मान अधिकतम हो जाता है उसके बाद जो है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान घटने लगता है और उस देश में आय असमानता कम होने लगती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी वक्र को जो है एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। चित्र में वाई अक्ष पे गिनी गुणांक को व्यक्त किया गया है जिसका मूल 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। गिनी गुणांक का जो मान होता है अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम 0 हो सकता है। अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसका मतलब है कि उस देश में कोई आय असमानता नहीं है, उस देश में पूर्ण आय समानता है। अगर गिनी गुणांक का मान 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि उस देश में जो है पूर्ण आय विषमता है या पूर्ण आय असमानता है। तो किसी देश में जो आय असमानता की जो स्थिति होती है, जो विषमता की स्थिति होती है, वो 0 और 1 के बीच में होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पे आर्थिक समृद्धि को संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। यहाँ पे साम्य कुजरत जो है आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है आर्थिक समृद्धि का मतलब है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वक्र ए बी यानी ये जो हमारा उल्टे यू आकार का जो बना है ए बी साम्य कुजनस के विपरीत यू आकार की परिकल्पना को विश्लेषित करती है। इस वक्र से स्पष्ट होता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय ओ ए डैश की स्थिति में यानी ये स्थिति में की स्थिति में गुणी गुणा का मान अधिक है, यानी गुणी गुणा का मान यहाँ तक है 0.6 तक है। जब निम्न प्रति व्यक्ति है, जब आय हमारी कम है वो ए डैश है, इस स्थिति में गुणी गुणा का मान अधिकतम है 0.6 है। आगे बढ़ते हैं। तथा विकास की इस अवस्था में अल्प विकसित या कम विकसित प्रति व्यक्ति आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है गिनी गुणांक का मान बढ़ता जाता है। अतः आय असमानता बढ़ती जाती है। इससे भिन्न जब प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो गिनी गुणांक का मान घटने लगता है तथा इस अवस्था में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, यानी आय असमानता भी घटती है। इस वक्र से जो है हमें ये पता तो चलता है, ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि प्रारंभ में किसी देश में जो कि एक अल्प विकसित देश है, प्रारंभ में किसी देश में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे गिनी गुणांक का मान बढ़ता है, अर्थात आय असमानता बढ़ती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब उसी देश में जब प्रति व्यक्ति आय और बढ़ने लगती है तो ऐसी स्थिति में गिनी गुणांक का मान कम होने लगता है, अर्थात उस देश में आय असमानता घटने लगती है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, जी का मान घटने लगता है अर्थात आय असमानता घटती है। इस प्रकार साइमन कोर्जेस ने अपने विपरीत यू आकार की परिकल्पना में निम्न प्रति व्यक्ति आय पर उच्च आय असमानता की स्थिति एवं उच्च प्रति व्यक्ति आय स्तर पर निम्न आय असमानता की स्थिति का आनुभविक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यहाँ पे साइमन कोर्जेस ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति की आय निम्न होती है तो उस स्थिति में आय असमानता उच्च होती है, और जब व्यक्ति की जो है प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तो उस स्थिति में आय असमानता निम्न होती है। आगे देखते हैं। साइमन कोर्जेस ने अपने 1955 एवं 1963वें दोनों ही अध्ययनों में अल्प विकसित एवं कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लार्ज वक्र की तुलना विकसित राष्ट्रों के लार्ज वक्रों से की है, जिसमें साइमन कोर्जेस ने इन देशों के आंकड़ों के आधार पर यह दर्शाया कि विपरीत देशों के विकसित देशों के लार्ज वक्र पूर्ण आय समानता रेखा से कम दूरी पर स्थित है, जबकि कम विकसित देशों के लार्ज वक्र पूर्ण आय समानता रेखा से अधिक दूरी पर स्थित है। इस लार्ज वक्रों के माध्यम से साइमन कोर्जेस ने विकसित देशों में कम आय असमानता तथा कम विकसित देशों में अधिक आय समानता की स्थिति का विश्लेषण
किया है। लार्ज वक्रों के माध्यम से सामयिक कुजनेस की उपयुक्त परिकल्पना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए हम इसको लोग समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। सामयिक कुजनेस जो है एक दूसरे प्रकार की वक्रों की सहायता से जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण को जो है वो विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। ये बताते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के जो लारेंज वक्र हैं ये पूर्ण आय समानता रेखा के काफ़ी नज़दीक है, और जो अल्प विकसित देश है उनकी जो लारेंज वक्र हैं वे क्या है, वो पूर्ण आय समानता रेखा से काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो लारेंज वक्र होता है, लारेंज वक्र से की सहायता से भी जो है आय विषमता को मापा जाता है कि किसी देश में आय की क्या स्थिति है, आय विषमता या आय असमानता की क्या स्थिति है, लारेंज वक्रों से भी पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ओ डैश, ये पूर्ण आय समानता रेखा को व्यक्त करती है। इस रेखा के नज़दीक जो है ये पहली जो है लारेंज वक्र है जो कि ओ डैश है। तो कोई लारेंज वक्र जो है इस पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक जितनी होगी उस देश में उतनी ही आय असमानता कम होगी। तो सामयिक कुजनेस ये बताते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के जो लारेंज वक्र हैं वे पूर्ण आय समानता रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं, वे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लारेंज वक्र खींचा गया ये वाला, यानी ओ डैश जो खींचा गया है ये क्या है, ये पूर्ण आय समानता के नज़दीक है, यानी इस देश में जो है आय असमानता कम है। वहीं जो दूसरा जो लारेंज वक्र जो खींचा गया है जो कि ओ डैश है, ये क्या है कि ये जो है पूर्ण आय समानता रेखा से दूर है, यानी ये जो है लारेंज वक्र जिस देश का होगा उस देश में आय असमानता अधिक होगी। यही सामयिक कुजनेस जो है कहना चाह रहे हैं। सामयिक कुजनेस जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण जो है की स्थिति क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है, या किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि आती है तो उस देश में आय असमानता या आय विषमता की क्या स्थिति होती है, इसके संबंधों को विश्लेषित करने के लिए जो है सामयिक कुजनेस जो है अपनी जो है उल्टे यू आकार की एक परिकल्पना लाते हैं, और उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने गिनी गुणांक का वो सहारा लेते हैं। बताते हैं कि किसी देश के प्रारंभिक स्थिति में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो गिनी गुणांक का मान अधिक होता है, जिससे उस देश में आय असमानता बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे उस देश में आर्थिक समृद्धि आती है, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब गिनी गुणांक का मान घटने लगता है, यानी आय असमानता कम होने लगती है। इस आधार पे एक वक्र प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है उल्टे यू आकार। फिर जो है इसी चीज़ को जो है सामयिक कुजनेस जो है आर्थिक समृद्धि और आय वितरण को जो है पर विश्लेषित करने के लिए जो है वे जो है लारेंज वक्र का सहारा लेते हैं, और वे बताते हैं कि कोई भी लारेंज वक्र जो पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक है, अगर किसी देश का लारेंज वक्र जो है पूर्ण आय समानता रेखा के नज़दीक है तो उस देश में आय असमानता कम होती है। इसके विपरीत अगर किसी देश का लारेंज वक्र जो है पूर्ण आय समानता रेखा से दूर है तो उस देश में आय असमानता बढ़ती है। इसी चीज़ को जो है लारेंज वक्र जो है, इसी चीज़ को जो है सामयिक कुजनेस जो है समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि और आय वितरण क्या है। इसके माध्यम से आपने गुनी गुणांक को देखा और आपने लारेंज वक्र को भी देखा। गिनी गुणांक के माध्यम से भी आय असमानता को मापा जाता है। लारेंज वक्रों की सहायता से भी जो है आय विषमता को मापा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग बात करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हम लोग इसी को समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है क्या। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास के जो भी संकेतक हैं, जो भी मानदंड हैं, उसमें वे काफ़ी निचले पायदान पर होते हैं। अर्थात एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के जो नागरिक होते हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है, लगभग $1018 से भी कम होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अगर कोई देश जो अल्प विकसित है तो उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। आइए हम लोग समझते हैं। अल्प विकसित देशों को अविकसित देशों से अर्थ में भिन्न किया जाता है। यहाँ पे एक अल्प विकसित देश है तो एक अविकसित देश है। अल्प विकसित देश एक ऐसा देश जहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, भले ही वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, वे तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, उनका जीवन स्तर निम्न होता है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, फिर भी अल्प विकसित देशों में विकास की संभावनाएं प्रबल होती है। लेकिन जो अविकसित देश होता है, अविकसित देश में विकास की कोई संभावना नहीं होती है। अविकसित देशों में जहां विकास की भावी संभावनाएं नहीं होती है, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सहारा मरुस्थल इत्यादि, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो इलाके हैं, जो सहारा मरुस्थल है या अटाकामा का जो एरिया है, अटाकामा जो मरुस्थल है, ऐसे क्षेत्रों में जो है विकास की कोई संभावनाएं नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी वो अविकसित अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन वहीं जो अल्प विकसित देश है जहाँ विकास की भावी संभावनाएं होती है, जैसे भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे विकास की संभावनाएं प्रबल है। भले ही इन देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है, जो सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है, भले ही कम है, भले ही $1018 से कम है, लेकिन यहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। तो आज हम लोग देखेंगे जो है इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। प्रोफेसर जैकब वाइनर के अनुसार अल्प विकसित देश विकसित देशों की तुलना में कम विकसित होते हैं, किंतु समय के साथ इनके विकसित अर्थव्यवस्था में परिणत होने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। जैकब वार्नर ये कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश है, जो कि विकसित देशों की तुलना में जो है कम विकसित है, फिर भी इन अल्प विकसित देशों में जो है विकास की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ये देश भी आगे विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार जैकब वार्नर के अनुसार अल्प विकसित एक ऐसा देश है जिसकी वर्तमान प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में निम्न होती है, किंतु इन देशों में भावी विकास की प्रचुर संभावनाएं होती हैं। जैकब वार्नर ये कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही कम होती है, फिर भी इन अल्प विकसित देशों में विकास की प्रचुर संभावनाएं मौजूद होती हैं। अर्थात पूर्व की तुलना में अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक श्रम, अधिक पूंजी, अधिक उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सामान्यतः जहां अल्प विकसित एवं विकसित अर्थव्यवस्था का अंतर प्रति व्यक्ति आय के रूप में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषित किया गया है, वहीं अल्प विकसित देशों के संदर्भ में जैकब वार्नर की परिभाषा प्रति व्यक्ति आय तथा विकास संभावनाओं दोनों पर बल देती है, जो कि आर्थिक विकास के दो निर्धारक हैं।
जो देश विकसित है वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। जो देश अल्प विकसित है, विकासशील है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है विभिन्न अर्थशास्त्री जो है विकसित और अल्प विकसित देशों में मतभेद अंतर करते हैं। वहीं जैकब वार्नर ये कहते हैं कि अल्प विकसित देश में भले ही प्रति व्यक्ति आय कम होती है, लेकिन इन अल्प विकसित देशों में विकास की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। अल्प विकसित देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। आइए हम कुछ विशेषताएं देखते हैं कि अल्प विकसित देशों की विशेषताएं क्या है। बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ पे। पहली विशेषता है सामान्य गरीबी, दूसरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, तकनीकी पिछड़ापन, अल्प रोजगार एवं छिपी बेरोजगारी, जननांकीय विशेषताएं, नगरीकरण की समस्या, उद्यम उपक्रम की कमी, निम्न बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, आर्थिक निर्भरता। अगर ये सारी विशेषताओं को अगर नोटिस किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो ये सारी विशेषताएं भारत जैसे अल्प विकसित देश में मौजूद हैं। कहीं न कहीं ये सारी विशेषताओं का संबंध जो है भारत जैसे विकासशील देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे जो अल्प विकसित देश हैं, इनसे संबंधित ये सारी विशेषताएं हैं। आइए इन सारी विशेषताओं पे हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली विशेषता सामान्य गरीबी। जो अल्प विकसित देश होते हैं, इन देशों में जो गरीबी का जो स्तर होता है काफ़ी उच्च होता है। गरीबों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, उनका प्रतिशत अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का स्तर उच्च होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए सापेक्ष गरीबी की तुलना में निरपेक्ष गरीबी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक शब्द आया है, निरपेक्ष गरीबी आया है। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, हम इससे पहले समझते हैं। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि जो जीवन की न्यूनतम मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जो है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं अगर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल पा रही है, तो उस व्यक्ति के अंदर निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। तो भारत जो है गरीबों का देश है। यहाँ पे करोड़ों, लगभग 35-36 करोड़ से अधिक जो गरीब हैं। ये 35-36 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको जो है जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलती हैं। यानी उनके पास न रहने के लिए घर मकान है, न खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, आवास की कमी है, वस्त्र की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, शुद्ध पेयजल की कमी है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी को बोलते हैं हम निरपेक्ष गरीबी। तो अल्प विकसित देशों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, निरपेक्ष गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। वही जो विकसित देश है, विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी कोई गरीबी नहीं होती है। ये प्रकार की आय में एक तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वो मध्यम आय वर्ग की तुलना में सापेक्षिक रूप से गरीब है। जो मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है वो उच्च आय वर्ग की तुलना में सापेक्षिक रूप से गरीब है। इसी को बोलते हैं सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। सापेक्ष गरीबी अधिकांशतः विकसित देशों में देखी जाती है। वही निरपेक्ष जो गरीबी होती है, जो जीवन की न्यूनतम मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, अगर यही व्यक्ति को न मिले तो उसे बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। तो अल्प विकसित देशों में सामान्य गरीबी पाई जाती है, अल्प विकसित देशों में निरपेक्ष गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। ये इसकी खास विशेषता होती है। अल्प विकसित देशों में निरपेक्ष गरीबी को सिर्फ निम्न आय के रूप में नहीं मापा जाता, बल्कि कुपोषण, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, वस्त्र, आवास, शुद्ध पेयजल एवं शिक्षा के अभाव से भी मापा जाता है। जो अल्प विकसित देश है यहाँ पे निम्न आय तो होती है, प्रति व्यक्ति आय कम तो होती है, लेकिन यहाँ के लोगों में कुपोषण, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, वस्त्र, आवास, शुद्ध पेयजल एवं शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। इस आधार पर प्रोफेसर जो है, एक यहाँ पे एक प्रोफेसर है जो ये कहते हैं, केएन क्रॉस, याद रखिएगा, केएन क्रॉस जो कहते हैं कि अल्प विकसित देशों को विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्तियाँ कहा जाता है।
कहा गया है। के एन क्रॉस ने जो है अल्प विकसित देशों को जो है विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्तियाँ कहा है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है किसने कहा था कि अल्प विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा के.एन. क्रॉस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की निरपेक्ष गरीबी में से आधे दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्व एशिया में, जिनमें अधिकतर इंडोनेशिया में, अन्य 1/6 सहारा अफ्रीका तथा शेष लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में रहते हैं। ये जो अल्प विकसित देश हैं, इनका जो है निवास स्थान, इनका जगह के बारे में बात की जा रही है कि अधिकांशतः जो सामान्य गरीबी या निरपेक्ष गरीबी जो है किन किन देशों में पाई जाती है। तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो कि दक्षिण एशिया के देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया है, सहारा का भी लगभग 1/6 हिस्सा है। शेष जो लैटिन अमेरिकी जो देश हैं, जो उत्तरी अफ्रीकी जो देश हैं और जो मध्य पूर्व में रहते हैं, यहाँ पर भी निरपेक्ष गरीबी देखी जाती है, सामान्य गरीबी देखी जाती है। तो अल्प विकसित देशों की एक विशेषता है सामान्य गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। आगे देखते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित देशों की खास विशेषता होती है कि उनकी जो निर्भरता होती है, उनकी जो अधिकांश जो जनसंख्या होती है, जो कि 70% से अधिक जनसंख्या होती है, वो कृषि पे आधारित होती है। अल्प विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या 70 से 80% कृषि पर निर्भर करती है। दूसरे देशों में अल्प विकसित देशों की आय में अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र होने के साथ इन अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश श्रम शक्ति को रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। जो है यहाँ की जो है जो अल्प विकसित देश होते हैं, इनकी लगभग 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। कृषि से ही उनको आय की प्राप्ति होती है। अधिकांश लोगों को जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से मिलता है। ये इसकी खास विशेषता होती है। आगे हम लोग देखते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। आइए समझते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था है। दोहरी अर्थव्यवस्था क्या है कि जैसे अगर हम भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पे एक शहरी क्षेत्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर उच्च है, उनका सामाजिक विकास, उनका आर्थिक विकास, उनका तकनीकी विकास काफ़ी उन्नत है। तो जहाँ शहरी क्षेत्र जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी उच्च स्तर पे है, वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनका सामाजिक आर्थिकपन में पिछड़ापन है, वे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। तो एक ही देश में जो है दो तरह के विकास, एक ऐसा विकास, एक शहरी विकास जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नत है, एक ग्रामीण विकास जो कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये दोनों जो है एक ही देश में पाए जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित देशों की एक अन्य विशेषता दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाती है। दोहरी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का अस्तित्व में होना। इनमें से एक अर्थव्यवस्था जहां तकनीकी, सामाजिक एवं संस्थागत वित्तीय सुविधाओं से संपन्न शहरी क्षेत्रों के रूप में देखी जाती है, वहीं दूसरी ओर न्यूनतम जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था तकनीकी, सामाजिक, एक देशी वित्तीय व्यवस्था, साहूकार महाजन की वित्तीय व्यवस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो शहरी क्षेत्र है जो कि बाजार आधारित व्यवस्था से संपन्न होता है, जहाँ का सामाजिक, संस्थागत वित्तीय सुविधाएं से वो लैस होते हैं, वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है जो कि न्यूनतम जीवन निर्वाह पे अपना जीवन यापन कर रहा है, जो कि तकनीकी, सामाजिक और वित्तीय रूप से पिछड़े हुए हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों की जो वित्तीय व्यवस्था है वो साहूकार महाजन संभाले हुए हैं, जिसका बुरा असर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक ही अर्थव्यवस्था में, एक ही देश में दो तरह की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। इसी को बोलते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। तो जो अल्प विकसित देश है, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे दोहरी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। अगला देखते हैं, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी रूप से जो है पिछड़ापन होता है इन अर्थव्यवस्थाओं में। अल्प विकसित देशों में सामान्यतः विकसित देशों की तुलना में अत्यंत अल्प विकसित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण सामान्यतः इन देशों में पूंजी उत्पाद जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है अधिक होता है। यहाँ पर इन देशों में पूंजी कम होती है और लेबर की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं हम लोग, अल्प रोजगार एवं छिपी बेरोजगारी। जो अल्प विकसित देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, वहाँ पे अल्प रोजगार की समस्या है। अल्प रोजगार एक ऐसी समस्या है, अल्प रोजगार किसे कहते हैं पहले हम लोग इसको समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को जो है उसकी क्षमता से जो है कम क्षमता का जो है अगर काम मिले जो है, या रोजगार की जो क्षमता होती है पूर्ण क्षमता से अगर कम रोजगार मिले जो है, तो इसी को बोलते हैं अल्प रोजगार बोलते हैं। देखते हैं, अल्प विकसित देशों में अल्प रोजगार की स्थिति सामान्य रूप से पाई जाती है। अल्प रोजगार से तात्पर्य पूर्ण क्षमता से कम क्षमता के साथ उत्पादन करना है। किसी व्यक्ति की जो क्षमता है, अगर उसकी क्षमता से जो है अगर कम क्षमता का अगर उसे काम मिले जो है, तो इसी को हम बोलते हैं अल्प रोजगार बोलते हैं। जो किसी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन क्षमता है, जो उसकी पूर्ण क्षमता है, अगर उस पूर्ण क्षमता से जो है कम क्षमता पे अगर काम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्प रोजगार बोलते हैं। अल्प विकसित देशों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पूर्ण क्षमता से कम क्षमता के साथ रोजगार करने की सामान्य स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भारत जैसा देश है, लोगों के अंदर क्षमता होती है, लेकिन उनको जो काम मिलता है वो काम जो है उनकी क्षमता से कम का मिलता है। कोई अध्यापक है जिसकी क्षमता है कि वह महाविद्यालय में पढ़ाए, लेकिन वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है ना। कोई बढ़िया अच्छा डॉक्टर है जिसे जो है एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन वो किसी छोटे से हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो किसी व्यक्ति की जो क्षमता है, अगर उस क्षमता से अगर उससे कम क्षमता का काम मिल रहा है, कम योग्यता का काम मिल रहा है, तो वही है अल्प रोजगार, जो कि अल्प विकसित देशों की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त अल्प विकसित देशों में अल्प रोजगार एवं पूर्ण रोजगार के अतिरिक्त अदृश्य या छिपी बेरोजगारी भी सामान्य रूप से पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, ये अल्प विकसित देशों की एक विशेषता होती है। छिपी बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी जो कि देखने से लगता है कि कोई व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति का जो है उस रोजगार में जो उसका जो सीमांत उत्पादन है वो शून्य या ऋणात्मक है। तो इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। पूर्ण रोजगार से तात्पर्य किसी साधन का उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से योगदान न करने से है। पूर्ण बेरोजगारी से तात्पर्य है, पूर्ण बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी साधन का उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से योगदान न करने से है। इसको बोलते हैं पूर्ण बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों में अल्प रोजगार एवं पूर्ण बेरोजगार के अतिरिक्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी भी समान रूप से पाई जाती है, जिसमें साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। तो जो अल्प विकसित देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, पिछड़ी हुई है, इन देशों में जो है अल्प रोजगार, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, जनांक की विशेषताएं हम लोग देखते हैं।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जननांगीय प्रवृत्तियां सामान्यतः अनुकूलतम नहीं होती। इन अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः उच्च जन्म दर या निम्न मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च बाल मृत्यु दर, उच्च मातृत्व मृत्यु दर, निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न साक्षरता, अधिक जनसंख्या घनत्व इत्यादि जननांगीय प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। ये सारी विशेषताएं भारत जैसे देशों में पाई जाती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती है। चलिए, ये हो गया जननांगीय विषय कि इन देशों में जो है जन्म दर काफ़ी उच्च होता है, मृत्यु दर उच्च और निम्न दोनों हो सकती है, शिशु मृत्यु दर काफ़ी अधिक होता है, बाल मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है, मातृत्व मृत्यु दर भी अधिक होती है, जीवन प्रत्याशा जो है निम्न होती है, साक्षरता का निम्न स्तर होता है, जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक होता है। आगे देखते हैं नगरीकरण की समस्या। नगरीकरण की समस्या। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं नगरीकरण की समस्या है, जो सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास प्रक्रिया के दौरान सीमित पूंजी के कारण असंतुलित निवेश की युक्ति अपनाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष क्षेत्रों में अधिकांश पूंजी का निवेश किया जाता है। यह क्षेत्र समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, जो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो जो अल्प विकसित जो देश होते हैं उनकी एक समस्या होती है नगरीकरण की, जहाँ पे पूंजी का अभाव होता है। तो ऐसे देशों में जो है कुछ कुछ क्षेत्रों पे, कुछ कुछ विशेष क्षेत्रों पे जो है असंतुलित तरीके से निवेश किया जाता है। यानी जो निवेश जो है हर जगह नहीं किया जाता है, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, और बाकी जो क्षेत्र होते हैं, जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं, वो इन विशेष क्षेत्रों से जो है लाभान्वित होते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तीव्र होने के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ जहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिक बेरोजगार होते हैं, और इस प्रकार श्रम विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है नगरीय क्षेत्रों में तीव्र होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया बहुत स्लो, बहुत धीमी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब मशीनीकरण किया जाता है तो बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो जो बेरोजगार हो जाते हैं, और इन श्रमिकों का पलायन हो जाता है नगरीकरण की तरफ, नगरों की तरफ, औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ इनका पलायन होने लगता है। तो श्रम विस्थापन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये विस्थापित श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायित होते हैं, क्योंकि जो नगरीय क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे विकास हो रहा होता है, वहाँ पे निवेश अधिक हो रहा है पूंजी का। तो और जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे मशीनीकरण के कारण जो है यहाँ के लोग बेरोजगार होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो नगरीय क्षेत्रों की तरफ पलायन करने लगते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे नगरीय संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जाता है। तो जो नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है, आप पटना जैसे शहर को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, जहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। आगे देखते हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई बुनियादी आवश्यकताओं की मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित सभी बेरोजगार श्रमिकों को नगरीय क्षेत्रों में रोजगार न प्राप्त होने से श्रमिकों की एक बहुत संख्या नगरीय क्षेत्रों की औद्योगिक बेरोजगारी में शामिल हो जाती है।
गांव से ग्रामीण क्षेत्रों से जो श्रमिक नगरीय क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं तो सभी लोगों को काम नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो जिन लोगों को काम नहीं मिलता है वो भी एक समस्या बन जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो है एक प्रकार की औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिल जाती है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता हुआ बेरोजगार, श्रम शक्ति तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मलिन बस्तियां बढ़ने लगती है। शहरों में हमको मलिन बस्तियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और इस प्रकार नगरीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। तो नगरों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या के दबाव के कारण, श्रमिकों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण जो है वहाँ पे दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अल्प विकसित देशों में नगरीकरण की समस्या पाई जा रही है। आगे देखते हैं। उद्यम उपक्रम की कमी, उद्योग धंधों की कमी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सामान्यतः उद्यम या उपक्रम की कमी देखी जाती है। इसकी मुख्य वजह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जोखिम उठाने की क्षमता का कम होना। इन अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश श्रम शक्ति कम जोखिम एवं अधिक सुरक्षित देशों की तलाश में रहते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमशीलता के मुख्य कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी, रोजगारपरक शिक्षा की कमी, प्रशासनिक सहयोग की कमी या लालफीताशाही इत्यादि। तो जो अल्पविकसित देश होते हैं यहाँ पे जो है उद्यम उपक्रमों की बहुत कमी होती है। लोग जो है सुरक्षित व्यवसाय डालने का प्रयास करते हैं या दूसरे देशों की तरफ पलायन करते हैं। जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है लोगों में कम होती है। बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है यहाँ पे। सड़कें अच्छी नहीं हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे उद्यम उपक्रम लगाने में कठिनाई होती है। कौशल की कमी है, शिक्षा की कमी है, प्रशासनिक सहयोग भी नहीं मिलता है जो है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे उद्योग धंधे सही तरीके से पनप नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः बचत की दर कम होती है, सही बात है, जिसके कारण निवेश एवं पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। जब हमारी बचत कम होगी तो निवेश भी कम होगा, जब निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण भी कम होगा। इन अर्थव्यवस्थाओं में बचत की दर की निम्न होने के कारण, जो बचत की दर है निम्न होने के कारण निम्न आय स्तर एवं उच्च सीमांत भोग प्रवृत्ति का होना है। जो अल्प विकसित देश होते हैं इनकी जो बचत दर होती है निम्न होती है। जब बचत दर निम्न होती है तो निवेश निम्न होगा, पूंजी निर्माण निम्न होगा, तो आय का स्तर भी क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन इन देशों की एक विशेषता ये होती है कि इनकी जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, जो सीमांत भोग प्रवृत्ति होती है, काफ़ी अधिक होती है। ये लोग जो उपभोग पे ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे हमारी एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। हमारे यहाँ के लोग जो है इनकम भले कम कमाते हैं, पैसा भले कम कमाते हैं, लेकिन खर्चा अधिक करते हैं। वे दारू पे, मटन पे, चिकन पे जो है और लुभावनी आकर्षक चीज़ों पर, वस्तुओं पर, भोग विलास वस्तुओं पे जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति होती है काफ़ी अधिक होती है, खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण जो बचत कम होता है। जब बचत कम होता है तो निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगा तो इनकम भी कम होगी। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार निम्न आय स्तर पर जीवन यापन कर रही अधिकांश जनसंख्या के आय का एक बहुत बड़ा भाग उपभोग व्यय के रूप में व्यय हो जाता है, जिसके कारण निवेश व्यय के लिए आवश्यक बचत नहीं हो पाती। और दूसरी ओर इन देशों के उच्च आय वर्ग के व्यक्ति प्रदर्शनकारी प्रभाव के शिकार होते हैं। इन देशों के जो उच्च आय वर्ग की जो व्यक्ति है, जो धनी वर्ग है, ये प्रदर्शनकारी प्रभाव के शिकार होते हैं। प्रदर्शनकारी प्रभाव क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि जब एक
अल्प विकसित देश के जो उपभोक्ता है, जो अमीर उपभोक्ता है, जो धनवान है, जो पैसे वाले हैं, ये लोग करते क्या है कि जो विकसित देश है, विकसित देशों के जो उपभोक्ता है, इनकी ये लोग नकल करते हैं। विकसित देशों का जीवन स्तर उच्च है, उनके रहन सहन का ढंग क्या उच्च है, उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके पहनने का ढंग, उनका कपड़ा, उनकी सारी चीज़ें बेहतर है। तो जो अल्प विकसित देश है, जो अल्प विकसित देश के जो उपभोक्ता है, ये उनसे प्रभावित होते हैं, उनके उपभोक्ताओं से प्रभावित होते हैं और उनकी एक नकल करते हैं। ये लोग भी जो है विकसित देशों के उपभोक्ताओं को देखते हुए ये लोग अपना जीवन स्तर जो है ऊंचा उठाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, महंगे महंगे जो है बंगले लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उपभोग पे काफ़ी खर्च करते हैं, दिखावापन ज़्यादा होता है, भोग विलास की वस्तुएं ज़्यादा परचेज करते हैं। तो जो अल्प विकसित देशों का जो एक उच्च आय वर्ग है, ये विकसित देशों के उपभोक्ताओं से ये लोग प्रभावित होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव। ये प्रकार से कहीं न कहीं दिखावापन के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण संपन्न आय वर्ग में भी बचत की दर कम होती है। यानी एक ऐसा वर्ग जो संपन्न है, लेकिन यहाँ पर भी बचत क्या है, कम हो जा रही है। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बचत नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी आय निम्न है, लेकिन जो उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, लेकिन वहाँ पर भी बचत कम है क्योंकि वो लोग भी दिखावे के शिकार है, प्रदर्शनकारी प्रभाव से प्रभावित है, वे विकसित देशों की उपभोक्ताओं से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं एवं पूंजी बाजार के अल्प विकसित होने के कारण भी निवेश के लिए बचत की प्रवृत्ति कम होती है। हमारे यहाँ जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये भी बहुत कम है, जिसके कारण जो पर्याप्त पूंजी लोगों को नहीं मिल पाता है कि वे लोग निवेश कर सकें, और आय का अधिकांश भाग उपभोग व्यय के रूप में व्यय कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आप लोग जैसा कि समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ उपभोग व्यय ज़्यादा होता है, आय का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोग जो है खर्च कर देते हैं, शादी में खर्च कर देंगे, तिलक में खर्च कर देंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ को लेने में खर्च कर देंगे, जो है महंगे महंगे फ़ोन्स लेंगे, मोबाइल्स फ़ोन लेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, बाइक लेंगे। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये अपना अधिकांश आय जो है उपभोग व्यय पे खर्च करते हैं। अल्प विकसित देशों की विशेषता है कि वहाँ के नागरिक की जो सीमांत भोग प्रवृत्ति वो अधिक है, वो उपभोग व्यय पे अधिक खर्च करते हैं, जिसके कारण बचत कम हो जाती है। जब बचत कम होती है तो निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगी तो आय का स्तर भी कम होगा। आर्थिक निर्भरता हम देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से विकसित देशों पर आर्थिक दृष्टिकोण से निर्भर होती है। विकास के लिए आवश्यक तत्वों जैसे पूंजी, तकनीक, उन्नत मानव संसाधन, बाजार की उपलब्धता इत्यादि के लिए इन देशों को विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अल्प विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वह विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, आर्थिक रूप से निर्भर होती है। तो ये रहा आज का सेशन। आज के सेशन में जो हम लोगों ने जो है अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि जो अल्प विकसित देश है वह सामान्य गरीबी, निरपेक्ष गरीबी से पीड़ित है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तकनीकी रूप से पिछड़ापन होता है। अल्प रोजगार, छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जननांगीय विशेषताएं देखी जाए तो उच्च जन्म दर होता है, निम्न मृत्यु दर होता है, उच्च शिशु मृत्यु दर होता है, बाल मातृत्व दर भी अधिक होता है, मातृत्व मृत्यु दर भी अधिक होता है, जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अधिक होता है। नगरीकरण की समस्या से भी जूझ रहे होते हैं। उद्यम उपक्रमों की कमी होती है। निम्न बचत, निवेश निम्न, पूंजी निर्माण निम्न की समस्या होती है। आर्थिक निर्भरता भी रहती है। तो ये अल्प विकसित देशों की एक खास विशेषता होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ हम और देखेंगे। धन्यवाद।